नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की यह वीडियो कांग्रेस नामक फिल्म पर आधारित है, जिसने दशकों से देश का और खुद की जो पार्टी है उसका बंटाधार किया। कांग्रेस पार्टी में ये जो फिल्म है आजादी के बाद से लगातार चलती आ रही है। तब से इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि इसमें टाइम टाइम पर नए चैप्टर्स जो हैं वो जुड़ते गए, नई नई चीजें जोड़ी जाती रहीं। इस फिल्म की जो शुरुआत हुई वो जवाहरलाल नेहरू के समय से हुई। जवाहरलाल नेहरू देश के उस समय सबसे कद्दावर नेता थे, सरदार पटेल के निधन के बाद, और देश के प्रधानमंत्री भी थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। भले ही उनका परिवार जम्मू कश्मीर से था, उनकी राजनीतिक कर्मभूमि उत्तर प्रदेश थी। देश का सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने कभी किसी मुख्यमंत्री को उसका निर्वाचित जो कार्यकाल है वो कभी भी पूरा नहीं होने दिया, जब तक वो 1964 तक राजनीति में रहे थे। इतनी असुरक्षा की भावना, दरअसल जो ये गांधी परिवार है, इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। यह परिवर्तन अंदर से बहुत असुरक्षित महसूस करता है। इस परंपरा को इंदिरा गांधी ने जारी रखा और जो राजीव गांधी थे उन्होंने आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश के जो मतदाता हैं उन्होंने फिर ये तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, अब हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने ही नहीं देंगे, तो ये जो मौका है ये मिलेगा ही नहीं उनको। कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर गई कब? 1989 में। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी मतलब जो बीएसपी थी, उसकी नेता 2007 में मायावती मुख्यमंत्री बन गई। वो पहली मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी थी जिन्होंने अपना जो पूरा कार्यकाल था वो समाप्त किया। 1989 में जनता दल की सरकार बनी, लेकिन जनता दल की टूट के कारण जो मुलायम सिंह यादव थे उनकी सरकार गिर गई। 1991 में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनी, कल्याण सिंह के नेतृत्व में बनी, उसको कांग्रेस ने गिरा दिया। 6 दिसंबर की घटना के बाद 4 राज्यों की सरकार जो थी वो बर्खास्त हो गई। चुनी हुई सरकारों को कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त कर दिया। तो सरकारों को गिराना और अपने मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटते रहना, ये जो शौक है ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही रहा है। और दूसरा काम वो क्या करते हैं कि अपने मुख्यमंत्रियों को, अगर वह बहुत ताकतवर होता है तो उसको अपमानित भी करते रहते हैं। इसका सिलसिला इंदिरा गांधी के टाइम से स्टार्ट हुआ। हालांकि जो जवाहरलाल नेहरू था उसके समय में भी ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन उस समय जो ये बातें हैं वो खुलकर नहीं आ पाती थी। आपको याद होगा 1982 का वो समय, जब आंध्र प्रदेश का जो नया मुख्यमंत्री चुनने का टाइम आया था। आर के लक्ष्मण जो देश के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए वो कार्टून बनाते थे, उन्होंने एक कार्टून बनाया था, अगर आपको याद होगा, जिसमें इंदिरा गांधी हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरती हैं। अब होता क्या है उसके आगे, कांग्रेस के सारे विधायक लाइन से खड़े हैं, मतलब उस कार्टून में, और जैसे परेड का निरीक्षण किया जाता है उसी तरह से इंदिरा गांधी भी कर रही हैं। और वो एक जगह रुक के बोलती हैं, हे व्हाट्स योर नेम, यू विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर। टी अंजैया तब मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो कांग्रेस में ये जो सिलसिला है लगातार जारी रहा। राजीव गांधी ने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री को अपमानित करने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल, आप लोगों को याद होगा, उन्होंने किस तरह से उनको अपमानित किया गया। एयरपोर्ट पर राजीव गांधी ने घोषणा की कि 4 दिन में नई सरकार बनने वाली है। उस समय वीरेंद्र पाटिल जो थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सबसे ज्यादा बहुमत वाली सरकार थी, और उनको क्या हो गया था? स्ट्रोक हो गया था, वो बीमार चल रहे थे। ऐसे टाइम में देश का जो प्रधानमंत्री है अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल से क्या बोलता है कि आप विधायक दल की बैठक बुला लीजिए। वीरेंद्र पाटिल ने भाई मना कर दिया, बिल्कुल मना करेंगे। राजीव गांधी ने अपनी ओर से विधायक दल की बैठक बुलाने का आदेश दे दिया, मतलब इतना भी उनको अंदर सहनशीलता नहीं थी। भानु प्रताप सिंह उस टाइम पे कौन थे? राज्यपाल थे। उन्होंने कहा कि जब तक विधायक दल का नेता बैठक नहीं बुलाएगा, मैं उस बैठक के प्रस्ताव को मान्यता नहीं दूंगा। और यही संवैधानिक व्यवस्था है कि जो विधायक दल की या संसदीय दल की बैठक विधायक दल का या संसदीय दल का जो नेता है वही बुला सकता है, और किसी अन्य को बुलाने का कोई अधिकार भी नहीं है। तो मजबूरी में राजीव गांधी को राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। उसके बाद बंगारप्पा को मुख्यमंत्री बनाया गया। यही काम सोनिया गांधी ने पंजाब में किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अंदाजा हो गया था जिस तरह से सारा खेल चल रहा था। प्रियंका वाड्रा सिद्धू को आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। उधर जो सिद्धू था वो रोज अमरिंदर सिंह को गालियां दे रहा था, जबकि सिद्धू के पास 2 मंत्रालय दे रखे थे, और वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता रहता था, और ये बोलता था कि बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है, बहुत है ना, जो व्यवस्था ये चरमराई हुई है, बिजली की सप्लाई की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। तो इस बात पर अमरिंदर सिंह जो थे उन्होंने एक दिन सिद्धू को भाई बुला लिया अपने पास, और ये बोला कि आप जो है
कांग्रेस सरकार का हिस्सा हैं, मंत्री हैं और रोज सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि बिजली की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चल रही है, तो ये वाकई में चिंता की बात है। मेरे लिए भी ये चिंता की बात है। तो आपके जो ये दोनों विभाग हैं ये मैं ले लेता हूं और बिजली का विभाग आपको दे देता हूं। सिद्धू ने क्या किया, ये बात सुन के फौरन वहां से निकला और जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा दे दिया। ये होते हैं जिम्मेदारी से भागने वाले, केवल आरोप लगाने वाले इंसान जो होते हैं। और सिद्धू आरोप लगा रहे थे, किसके इशारे पे लगा रहे थे, आप लोग ये समझ चुके होंगे। उसके बाद वो दिल्ली गए और उन्होंने सोनिया गांधी से ये बात बोली कि इससे पहले कि आप कुछ कहें, ये लो मेरा इस्तीफा पकड़ लो। मतलब इस तरह की उनको ईगो था। सोनिया गांधी ने कहा आप इस्तीफा क्यों दे रहे हो, किसी ने तो आपसे कोई इस्तीफा नहीं मांगा। इस पर जो सिद्धू था उसने ये बोला कि आपके लोग पंजाब में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तब सोनिया गांधी ने पंजाब का जो प्रभारी था उसको बुलाया और उस सारी बातें पूछी। प्रभारी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद जो फिल्म थी वो आगे बढ़ी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का खुद का ये कबूलनामा है कि सुबह सुबह उनके पास एक विधायक का, एक वरिष्ठ नेता जो है पंजाब के, उनका फोन आया उनके पास कि आपने विधायक दल की बैठक क्यों बुलाई है। कैप्टन ने कहा, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है हमारे, इन्होंने ये बोला मैंने तो कोई बैठक नहीं बुलाई। तब उस विधायक ने कहा रात भर दिल्ली से विधायकों को फोन आता रहा कि विधायक दल की बैठक होगी अगले दिन। अब आप लोग समझ गए होंगे कि विधायक दल की जो बैठक है वो किस लिए बुलाई जा रही थी। विधायक दल की बैठक इसलिए बुलाई जा रही थी ताकि कैप्टन जो अमरिंदर सिंह है उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो सके, उनको विधायक दल के नेता पद से हटाया जाए और मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल खत्म किया जा सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं ये अपमान जो है ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने उसी टाइम गवर्नर को फोन किया और जाकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आपको मालूम है जो चन्नी है और सिद्धू के बीच उनमें क्या हुआ। चन्नी मुख्यमंत्री बन गया, उनका कार्यकाल कैसा रहा, उसका क्या नतीजा हुआ। पंजाब जो है वो कांग्रेस के हाथ से निकल गया, जबकि चुनाव से 7-8 महीने पहले तक सभी जो कांग्रेस के विरोधी थे वो ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में वापस आ रही है। लेकिन यह सिलसिला यही पंजाब तक नहीं रुका। 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मतलब ये जो 3 राज्य थे वहां पर जीत गई। वहां पे भी यही खेल स्टार्ट हो गया। अब इसमें एक नया आयाम जुड़ गया, आश्वासन का आयाम, वादे का आयाम कि इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। आपको बाद में मुख्यमंत्री बना देंगे या आपको जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो बना दिया जाएगा। यह वादा किया गया कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे उनके बीच में, लेकिन उसको पूरा नहीं किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो समझ गए थे कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने पार्टी छोड़ी और अपने विधायकों के साथ भाजपा में जाके शामिल हो गए। सरकार गिर गई। 2023 में कांग्रेस पार्टी डेसिमेट हो गई। मध्य प्रदेश में यह उपलब्धि है सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की। छत्तीसगढ़ जो है वहां पे भी ऐसे ही हुआ। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच समझौता कराया गया। दोनों से वादा किया गया कि 2.5 साल आप सीएम रहेंगे और 2.5 साल आप सीएम रहेंगे। तो भूपेश बघेल का नंबर पहले आया। उन्होंने 2.5 साल बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया। टीएस सिंहदेव नाराज हो गए, हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी। लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि उनके इलाके में जो प्रचंड बहुमत मिला था कांग्रेस को, अगले चुनाव में 2023 में कांग्रेस का सफाया हो गया। छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का उसी तरह से सफाया हो गया। उसके बाद राजस्थान का नंबर आया। राजस्थान में भी अशोक गहलोत बाहर थे। पूरा चुनाव सचिन पायलट जो थे उन्होंने लड़ा, पूरा संगठन खड़ा किया। सचिन पायलट 5 साल तक गांव-गांव में घूमते रहे और जब पार्टी चुनाव जीत गई तो कहा गया कि अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बनेंगे और सचिन पायलट जो थे उनसे कहा गया कि आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाइए। यह बात 2018 की है। 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाला था और उसमें कहा गया कि 2019 में हमारी सरकार बनने जा रही है तो अशोक गहलोत केंद्र में आ जाएंगे और तब आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब आप ये देखिए कि भविष्य में जो होने वाला नहीं है उसके आश्वासन दिए जाते हैं। ये आश्वासन, ये वादे सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि समय जो है उसको टाला जा सके, क्योंकि समस्या को हल करने की गांधी परिवार में क्षमता नहीं है। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में भी सत्ता से बाहर हो गई। इस प्रकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उससे पहले पंजाब, ये जो 4 राज्य हैं केवल गांधी परिवार की गलत नीतियों या गांधी परिवार में जो अहंकार है उसकी संतुष्टि के लिए गंवा बैठी। अब ताजा मामला कहां का है? कर्नाटक का। यहां की भी मैं आपको बात बताता हूं। कर्नाटक में यही खेल खेला जा रहा है। वहां भी कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला था। डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत मेहनत की थी और वो गांधी परिवार के, एक तरह से मैं आपको बताऊं, बहुत ही खास हैं
और हर मुश्किल में हर टाइम पे गांधी परिवार की और कांग्रेस की मदद की है उन्होंने। वोकालिगा समुदाय से ये आते हैं। वोकालिगा समाज के लोगों को लगा कि उनका जो आदमी है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, इसलिए वोकालिगा समाज के लोगों ने देवगौड़ा जो है, उन जो वहां के सबसे बड़े नेता थे, उनको छोड़कर डी के शिव कुमार का साथ दे दिया। लेकिन चुनाव का नतीजा आने के बाद बंदर बांट वहां पे शुरू हो गया। यह तय किया गया कि सिद्धारमैया 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। 2.5 साल बाद डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब 2.5 साल पूरे हो गए। डी के शिव कुमार कह रहे हैं कि अपना वादा पूरा करो। वो ट्विटर पर लिख रहे हैं और सीधा उनका मतलब क्या है कि जो वादा किया था उसको पूरा करो। अब हाईकमान की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई फैसला अपने आप से कर सके। ना सिद्धारमैया के पक्ष में सीधे सीधे वो फैसला कर सकते हैं, ना डी के कुमार के पक्ष में। तो हल क्या है? मामले को टाल दो। अनाउंसमेंट ये कर दिया गया कि सारा फैसला हाईकमान करेगा। हाईकमान का मतलब गांधी परिवार होता है। हाईकमान की तो यह हैसियत नहीं है कि वो फैसला कर सके। हाईकमान की सिर्फ एक हैसियत बची है, फैसले को टाल सके, और वही किया जा रहा है। तो दोनों नेताओं से यह कहा गया कि आप लोग नाश्ते पर मिलिए, बातें कीजिए और बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि सब चंगा है, सब ठीक है। दोनों ने हाईकमान के आदेशानुसार सेम वही चीज बोली। लेकिन क्या इससे समस्या हल हो गई? बिल्कुल नहीं। कर्नाटक की समस्या तब तक हल नहीं होगी जब तक किसी एक के पक्ष में फैसला नहीं होगा। और हल का मतलब यह नहीं कि सरकार बच जाएगी। किसी एक के पक्ष में फैसला होगा तो सरकार गिरेगी, और यह जो टालने का सिलसिला है उसकी समय सीमा पूरी हो चुकी है। अब इसको ज्यादा लंबे समय तक टाला भी नहीं जा सकता। तो गांधी परिवार जो पार्टी का हाईकमान है, उसकी इतनी ताकत नहीं बची है कि वह कोई फैसला अपने आप से कर सके, और अगर कोई फैसला करता भी है तो उसको लागू करवा सके। इसलिए कर्नाटक का खेल जो है वो अभी जारी है। 2018 से सिलसिला ये शुरू हुआ, वादे का खेल शुरू हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उससे पहले पंजाब, ये 4 राज्य कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी गंवा चुकी है, क्योंकि गांधी परिवार जो है वो निर्णय ना कर पाने की स्थिति में है, और जो निर्णय उनके मन में होता है उसे वो लागू नहीं करवा सकते हैं। अब वह समय चला गया जब इमरजेंसी के दौरान उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा, इनको आपको जानते होंगे, उनको बुलाकर इंदिरा गांधी ने यह बोला था कि आप इस्तीफा दे दो। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, अगर यहां इस्तीफा देकर जाऊंगा तो पूरे राज्य का अपमान होगा। आप इस्तीफा चाहती हैं तो मैं इस्तीफा दूंगा। मैं यहां से लखनऊ जाऊंगा, एयरपोर्ट से सीधे गवर्नर हाउस जाऊंगा और वहां पर इस्तीफा दे दूंगा। और उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उस समय भी जो मजबूत स्थानीय नेता या राज्य का नेता होता है, उसको हटाना इंदिरा गांधी के लिए इतना आसान नहीं था। इंदिरा गांधी को हेमवती नंदन बहुगुणा की जगह नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए 1 महीने का राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। केंद्र में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत और केंद्र में इमरजेंसी का समय। फिर भी इंदिरा गांधी को 1 महीने का राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। 1 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद ही नारायण दत्त जो तिवारी हैं, उनको मुख्यमंत्री वो बनवा पाई। किसी मुख्यमंत्री को 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। हेमवती नंदन बहुगुणा ने जब 1974 का चुनाव कांग्रेस को जितवाया और मुख्यमंत्री बने, तो जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने उनसे पूछा कि आप कब तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने हंसते हुए क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि इंदिरा जी अगर कोई पौधा लगाती हैं तो अगले दिन उखाड़ कर देखती हैं कि जड़ तो ज्यादा नहीं पकड़ रहा। दरअसल वो इंदिरा जी के बारे में नहीं कह रहे थे, वो कांग्रेस पार्टी का जो कल्चर है उसके बारे में बता रहे थे। पूरी कांग्रेस का यही कल्चर है। नेहरू से अगर आप स्टार्ट करेंगे और राहुल गांधी तक आप आ जाएं, आपको कंटिन्यूटी जो है इस चीज में मिलेगी। लगातार राज्य के जो नेता हैं उनको अस्थिर करो, उनको कमजोर करो, और अल्टीमेटली उसका नतीजा होता है पार्टी कमजोर हो जाती है। तो पार्टी एक एक राज्य से खत्म होती जा रही है। चुनाव में हार जीत हर पार्टी के साथ होती रहती है। यह कोई अनहोनी या बड़ी बात नहीं है कि कोई हार गया या कोई जीत गया, अगली बार फिर जीत सकता है। लेकिन गांधी परिवार यह एंश्योर कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां हारे वहां दोबारा सत्ता में ना आ पाए। और उसका अगला जो निशाना है वो कौन सा है? कर्नाटक। आज मैं गारंटी से आपको बता रहा हूं कि 2028 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस लौटकर नहीं आने वाली। यह बात कांग्रेस के नेता अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सिद्धारमैया घोषित कर चुके हैं कि यह उनका आखिरी कार्यकाल है, लेकिन डी के शिव कुमार को पता है कि 2028 में कांग्रेस नहीं आने वाली है। और मुझे लगता है कि अगले 20-25 साल तक कांग्रेस कर्नाटक में नहीं आने वाली, क्योंकि जो पुरानी लीडरशिप है वह खत्म हो रही है।
नई लीडरशिप तैयार नहीं हुई है। जो सेकंड रैंक के जो वहां के नेता हैं, दूसरी पीढ़ी के जो नेता हैं, उनमें आपस में इतनी मारकाट मची हुई है कि कोई किसी को स्वीकार नहीं करेगा। कर्नाटक में अब कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सिद्धरामैया जो है उनको मालूम है, डीके शिव कुमार को भी मालूम है कि सत्ता के यही 2.5 साल बचे हैं और ये 2.5 साल जिसके पास रह जाएंगे उसका नाम अमर हो जाएगा। जो ये सिद्धरामैया उनको लग रहा है कि वो रिकॉर्ड बना सकते हैं। 7 जनवरी को वो तारीख है जब वह 7 साल 7 महीने तक मुख्यमंत्री पद पर रह चुके होंगे। इससे पहले केवल देवराज उर्स मुख्यमंत्री पद पर इतने लंबे समय तक रहे थे। तो सिद्धरामैया एक रिकॉर्ड बनाकर जाना चाहते हैं, अपनी लीगेसी जो है उसको छोड़कर जाना चाहते हैं। और वो देवराज उर्स की जो राजनीति थी, अहिंदा की राजनीति, सिद्धरामैया उसके वारिस हैं। अहिंदा का मतलब है कई जातियों का गठबंधन, जिसमें दलित, जनजातीय लोग, मुसलमान और कुछ पिछड़ी जाति के लोग, जिस जाति से सिद्धरामैया आते हैं, उनका एक सामाजिक गठबंधन है। उसी पर उनकी राजनीति चलती है, उसी पर देवराज उर्स ने राजनीति की। लेकिन कांग्रेस को इन सब से कोई मतलब नहीं। गांधी परिवार को मतलब है अपने वफादारों से। डीके शिव कुमार अब तक बाहर कर दिए गए होते अगर वह गांधी परिवार के वफादार ना होते, और डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन गए होते अगर गांधी परिवार की इतनी हैसियत होती कि वो अपने फैसले लागू करवा सकते। गांधी परिवार की जो यह असमर्थता है, यह कांग्रेस को और नीचे ले जा रही है और यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप कर्नाटक का हल होने दीजिए, यानी कि सरकार गिरने दीजिए। यह सरकार 5 साल चलेगी इसकी कोई उम्मीद नहीं लग रही। अगला नंबर आएगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में तो पहले ही चुनाव है 2027 में। सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा तीनों ने तय कर लिया है कि जब तक हम हैं तब तक कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, मतलब हम खत्म होंगे और हमारी राजनीति खत्म होगी। तो कांग्रेस की भी राजनीति खत्म हो जानी चाहिए। वो उसी रास्ते पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को खड़ा करने का, कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का कोई भी प्रयास जो राहुल गांधी हैं उन्होंने पिछले 21 साल में नहीं किया है और ना उनके बस में है। तो इसलिए इंतजार कीजिए कि कर्नाटक के नाटक का पर्दा कब गिरता है। सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा की राजनीतिक कुशलता के लिए आप इन तीनों को 100 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। जय हिंद।